अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। ये सुबह 6 सितंबर 2018, तकरीबन आज से 53 साल पहले भी एक ऐसी ही सुबह थी जब भारत की जानिब से पाकिस्तान पे हमला किया गया था और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम ने जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आलमी ताकतें, पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को हमेशा से मुश्किल में डालने के लिए कोशा रही हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सिविल फोर्सेस, पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, ख़वातीन, हजरात, सभी ने अपनी कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानें रकम की हैं। बड़ी तादाद शोहदा की है जिनको टीम बाखबर सुबह, टीम 92 सलाम पेश करती है और हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं उन गाजियों को जिन्होंने इस कौम के मुस्तकबिल, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोगों के ख्वाब मुकम्मल करने के लिए ख़ुद को अधूरा कर दिया। हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तान के शुहदा से प्यार है। ये शुहदा इस कौम के मोहसिन हैं और हमेशा ये कौम अपने शुहदा की, अपने गाजियों की एहसानमंद रहेगी। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। बहुत शुक्रिया होती साहब आपके वक्त का। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही हमें ज्वाइन किया है 92 न्यूज़ के नुमाइंदे जहांगीर मिन्हाज साहब ने। जहांगीर साहब आपका भी शुक्रिया, जबकि दीगर शहरों से हमें हमारे दूसरे नुमाइंदगान भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहली खबर होती साहब आपकी तरफ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तस्लीम कर रही है कि 25 रुपए की दवा 688 रुपए में फ़रोख्त होती रही। डिटेल्स तो आप देंगे स्टोरी की, लेकिन प्राइस कंट्रोल जिम्मेदारी किसकी? अच्छा, आपने लफ्ज़ कहा है होती रही है। ये होती रही सिर्फ नहीं है, हो रही है और होती रहेगी। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो पब्लिक हेल्थ कमेटी को बताया है कि इसमें ज़वाबित ही मौजूद नहीं है कि कम की जाए। बड़ी साहब, ये ज़ाब्ता मौजूद है कि दवा कितने % बढ़ा सकते हैं हम, उसका अपर लेवल मौजूद है, लोअर लेवल मौजूद नहीं है। लोअर लेवल क्यों नहीं मौजूद? क्योंकि लोअर लेवल पे जो है ऑलरेडी यही जवाब है कि 25 की 688 में बिके। ये उन्होंने तस्लीम कर लिया। इसके साथ ही तस्लीम 2-3 चीज़ें और भी की उन्होंने। एक तो ये किया कि आपको मालूम है कि इस वक्त थर्ड जो कैटेगरी के या कह लें जनरेशन के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो फेल हो गए हैं और बल्कि वो उल्टा बीमारियां लगा रहे हैं। आप किसी भी कोई भी एंटीबायोटिक दवाई इस्तेमाल करें अब, तो वो आपको जो डैमेज देगी वो डैमेज डॉक्टर्स बताते नहीं हैं। वो डैमेज सिर्फ आपको लेबोरेटरी में जाकर पता चल सकता है कि आप अपना टेस्ट कराएं आज, वो दवाई इस्तेमाल करें, 1 महीने बाद आप लेबोरेटरी जाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, आप में वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो चीज़ पैदा करेंगी वो बहुत खौफनाक है। ये सिर्फ रिएक्शन नहीं कर रहे, ये नए बीमारियां पैदा कर रहे हैं। उनको उनका असर ख़त्म करने के लिए या उन एंटीबायोटिक से जान छुड़ाने के लिए सारी दुनिया में अब कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। 3 कॉन्फ्रेंसेस न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में इस महीने हो रही हैं ताकि होम्योपैथिक जो दवाई है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह भी मान लिया कि हमने 5000 होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इस खतरनाक एंटीबायोटिक की जगह लेंगी, उनका लाइसेंस देने की वो जो दरख्वास्त है वो हमने रिजेक्ट। दरखास्तें आई थी इनके पास 10,514, उसमें से इन्होंने सिर्फ 3,920 एक्सेप्ट किए और 5,213 रिजेक्ट कर दी। राइट। क्या बुनियाद थी? बुनियाद ये थी कि इनकी जो जगह है वो सही नहीं है। जगह सही नहीं है तो ये आप पहले जब मुश्तहर किया था तो उसमें आपने एक स्केच देना था कि आपकी जगह ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं किया उन्होंने। अब जाके वो दोबारा दरख्वास्त देंगे और इसमें कितना टाइम लगेगा इसका भी मालूम नहीं है। जो 30 सितंबर तक 30,000 दरखास्तें हैं, अब वो दाखिल की गई हैं नई और नए लाइसेंस के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। होती साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे होम्योपैथिक अद्विया साज जो कंपनीज़ हैं उनको लाइसेंस के उसूल में मुश्किलात हैं, मज़ीद क्या डिटेल्स? जी मुख्तसरन ये कि जो 25 रुपए की गोली 688 रुपये में बिक रही है या दवाई बिक रही है, उस पे फैसला होना था कि इसकी कीमत किस तरह कम करनी है। वो फैसला मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये बिकती रहेगी इसी कीमत पे। वो इसलिए कि कमेटी में स्प्लिट आ गया। चेयरमैन साहब जो थे वो फरमा रहे थे कि भाई चंद सेलेक्ट करके दवाइयाँ 15-16 सेट्स, जिसमें बहुत सारे सेट्स पे आ जाते हैं, तो उनकी कीमतों में अभी हम फैसला करते हैं कि इनकी कीमतें कम कर दी जाएँ और उसके लिए नए रूल्स और रेगुलेशंस बना दी जाएँ। बाकी कमेटी कह रही थी कि नहीं, सारी दवाइयों के लिए करें। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसको ब्रीदर मिल गया, उसको मौका मिल गया कि ये तो स्प्लिट हो गई है। उन्होंने बड़ा लंबा खींचा और कल ये फैसला नहीं हो सका कि दवाइयों की कीमतें कम करनी है। ये पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि सारी कमेटी के मेंबरान ये कहते हैं कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। इस 25 रुपए की दवाई को हम 688 रुपए की नहीं बिकी। सब जिस नैब के इदारे के सरबराह जिसके खिलाफ नैब का करप्शन का रेफरेंस दायर हो, जो वहाँ पर मौजूद होगा, उसके बाद कि हम कीमत कम नहीं कर सकते, बात समझ ही नहीं आती। दुनिया के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का दो ही प्राइम ऑब्जेक्टिव होते हैं, कीमतों को कंट्रोल करना और गैर मियारी उसे अशिया की फरोख्त को रोकना, और उन दोनों महाज के ऊपर ड्रैप नाकाम दिखाई देती है बदकिस्मती के साथ। भट्टी साहब, नैब के रेफरेंस का तज़किरा आपने कर दिया है। नंदीपुर पावर प्लांट बहुत बड़ा स्कैंडल, एक और रेफरेंस सामने आ गया है। इस रेफरेंस में वो कौन से पर्दा नशीन हैं जो नाम हटे हैं, जो नाम सामने आए हैं? और दूसरा, आसिफ जरदारी के दौर से लेकर नवाज शरीफ के दौर तक ये मंसूबा रहा, लेकिन ये अवाम को उस तरह मुस्तफ़ीद नहीं कर सका। फैसल, देखिए आजकल ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल खामोश दिखाई देते हैं। नंदीपुर पावर प्लांट मनसूबे के जो स्कैंडल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का, वो पेटिशनर बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर कमीशन बना, वहाँ से पता चला कि तखीर से कौमी ख़जाने को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। नैब ने तहकीकात की और पता चला कि 27 अरब रुपए का इस मनसूबे की तखीर की वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब खामोश रहे। नंदीपुर पावर प्लांट स्कैंडल 10 सालों पर मुश्तमिल है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का दौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जिस मनसूबे में तखीर के नतीजे में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा, रेफरेंस दायर हो चुका। बाबर अवान साहब, राजा प्रवेशर साहब समेत दीगर मुल्ज़मान को 18 सितंबर को तलब कर लिया गया है। लेकिन इस मामले का असल रुख दोबारा आइंदा चंद दिनों में अंदर खुलने वाला है। होती साहब, नैब लाहौर ने नंदीपुर पावर प्लांट स्कैंडल की तहकीकात जारी रखी हुई है। नैब लाहौर नंदीपुर पावर प्लांट स्कैंडल के ऊपर एक और रेफरेंस दायर करने जा रहा है। एक ऐसा स्कैंडल होगा जो दो हुकूमतों के अरसे के दौरान हुआ, कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा, और 2 रेफरेंस दायर होंगे। और आप सुनकर हैरान होंगे, जिसकी अपनी सारी तहकीकात की हैं, मालूमात हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर नंदीपुर पावर प्लांट मनसूबे की लीगल कुछ इश्यूज की वजह से उसको नुकसान पहुंचा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग हुई। मुस्लिम लीग नून ने इस मनसूबे की लागत में 28 अरब रुपये इजाफा किया। उसके बावजूद ये मनसूबा जुलाई 2015 में बिजली की पैदावार मुआहदे के मुताबिक पैदा करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान का महंगा तरीन मनसूबा बना। 58 अरब तक इसकी लागत पहुंची, 32 अरब से बढ़कर उसके बाद 15 रुपये मजीद लगाए गए, चूंकि जुलाई 2015 में ये मतलूबा बिजली 425 मेगावाट पैदा करने में नाकाम हो गया था। फिर इसको कहा जी फर्नासाइल ट्रीटमेंट प्लांट में खराबी है और पुर्जा जात में खराबी है, फिर इसको गैस पर मुंतकिल किया गया। 2 साल इस मनसूबे के बंद रहने के नतीजे में इकोनॉमिक लॉस की मद में इस मनसूबे से तकरीबन 27 अरब नहीं 40 अरब रुपए के लगभग नुकसान पहुंचा। नैब इस मामले की तहकीकात कर रहा है और जब रेफरेंस दायर होगा और उसके बाद इस मनसूबे की जो मशीनरी को रिपेयर करवाया गया लाहौर से, गुजरावाला से, करोड़ों रुपए उसके ऊपर दागियां की गई पेपर रूल्स के खिलाफ, उस मामले की भी तहकीकात हो रही है। तो लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब के दौर के अंदर नंदीपुर पावर प्लांट को जो नुकसान पहुंचा उसके ऊपर नैब एक और रेफरेंस दायर करने जा रहा है। उसके बाद हमने इसी नैब की हमने जहां पर बात की होती साहब, बलूचिस्तान के अंदर नैब भी बहुत पुरअसर तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर करप्शन की बहुत ज़्यादा हमें शिकायत मिलती हैं। लेकिन एक ऐसा शोबा जिसके अंदर गुज़श्ता 4 सालों के दौरान करप्शन के नसूर का खात्मा किया गया और अमली तौर के ऊपर वो जो एक स्लोगन था से नो टू करप्शन, उसको अमल किया गया। उस इदारे को एक्साइज एंड टेक्नीशियन, जो कि बहुत लुक्रेटिव एक इदारा है, उस इदारे एक्साइज एंड टेक्नीशियन एंटी नार्कोटिक्स, वहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट ड्रग माफिया ने बलूचिस्तान हुकूमत के इस इदारे को नाकाम बनाने की कोशिश की है। नैब का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो। लेकिन अच्छी बात यह कि बलूचिस्तान हुकूमत इस मरतबा ट्रांसपोर्ट माफिया और ड्रग माफिया के सामने डट गई है। माजरा यह है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन बलूचिस्तान 2 जोन पर मुश्तमिल है, कोयटा जोन और लसबेला जोन। लसबेला जो साउथ जोन है, लसबेला का वहाँ पर बहुत ही हसास इजला आते हैं जिसके अंदर गवादर, तुर्बत, पंजगोर, खुजदार, कलात, इन इलाकों के अंदर जो इन सब एरिया को कवर करना, यहाँ पर गैर कानून गाड़ियों की इस्तेमाल को रोकना,
मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करना इस इदारे की जिम्मेदारी थी। 4 साल कबल यहाँ से जो रेवेन्यू हासिल होता था फैसल साहब, वो 8 से 10 करोड़ रुपए था। उसके बाद जब जहाँ पर डीजी जमान खान को चार्ज मिला, डेडिकेटेड ऑनेस्ट ऑफिसर था, उसने वहाँ पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ रेड को कायम किया, टास्क फोर्स कायम की, अपने मुलाजमीन को एम्पावर किया, वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया और पाकिस्तान भर की कमर्शियल गाड़ियां जो लसपेला में गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होती थी, गैर कानूनी दस्तावेजात बनती थी, चोरी शुदा वहां गाड़ियां वहां पर जाके उनके रजिस्टर्ड करवा लिया जाता था, उस सिलसिले को रोका और उन्होंने 8 से 12 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू था मरला वार बढ़ाते हुए आज उस रेवेन्यू को 2.5 अरब रुपए तक पहुंचा दिए। 2 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को मिल रहे हैं और उसके साथ 50 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत को मिल रहे हैं। इसके साथ 2 चीजें और ऐड कर दूं, इस सारे प्रोसेस के दौरान जब उन्होंने इस चीज को सारा एम्पावर किया, उसके साथ फिर अचानक पता चला चंद रोज कबल के यहाँ पर ट्रांसपोर्ट माफिया ने मिलकर एक जलगार करने की कोशिश की है और एक संगीन इल्जामात आयद किए गए इस इदारे के हवाले से और इस इदारे के सरबराह के हवाले से। हमने रब्ता किया जमान खान साहब ने, उन्होंने मौक़िफ़ देने से हमें माजरत की कि आप मुतलका बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता कीजिए, वो मौक़िफ़ दे सकते हैं। हमें सेक्रेटरी एक्साइज बलूचिस्तान हुकूमत की रिपोर्ट मौसूल हुई सैयद जफर अली बुखारी की, जिसके अंदर उन्होंने इसकी पूरी एक डिटेल बताई है कि किस तरीके के साथ इस इदारे की साउथ जोन की कारकर्दगी में बेहतरी हुई। उस हकीकत के बावजूद कि डीजी जमान खान के घर के ऊपर ग्रेनेड फेंके गए, लोगों को अगवा किए गए इस महकमे के और बहुत से चैलेंज का सामना रहा, उसके बावजूद उन्होंने वहां पर जो गैर कानूनी गाड़ियों का कारोबार था उसको रोक दिया। अब वहां पर जो गैर कानूनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मामला था वो नामुमकिन बना दिया गया। उसके साथ अब मामला ये आ रहा था कि जमान खान के ऊपर एक और बड़ा एलिगेशन सामने आया जिसको बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तहरीरी तौर के ऊपर आके डिफेंड किया है, वो ये था कि वो थोड़े अरसे के अंदर ग्रेड 20 तक कैसे पहुंच गए। उस मामले को भी बताया गया कि 1993 से उनकी जब अपॉइंटमेंट हुई उसके बाद जो यहाँ तक पहुंचे तो जो हमारे अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, जब उस चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हुकूमत है बाबर यकूब साहब, उन्होंने ACR लिखी और उन्होंने वेरी गुड की बजाय आउटस्टैंडिंग लिखी। सेक्रेटरी बलूचिस्तान हुकूमत सैयद जफर अली बुखारी के मुताबिक इस टाइप के ऑफिसर से बलूचिस्तान के अंदर जो करप्शन का नसूर था हमें उसको रोकने को मदद मिली। ये वो मॉडल है जो हम अक्सर बैठ के बात करते हैं कि हमें करप्शन की रोकथाम करनी चाहिए और ऐसे ऑफिसर जिन्होंने दयानतदारी के साथ अपनी जान को खतरे में डाल के मंशात फरोशों का हाथ रोका, ट्रांसपोर्ट माफिया का हाथ रोका, उस मॉडल को बलूचिस्तान हुकूमत को दीगर इदारों के अंदर भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिसके बाद मुश्ताक रईसानी जैसे किरदार हमारे सामने फिर नहीं आ सके। ये बताएं कि 40 अरब रुपए आपने नंदीपुर का कहा है, 40 अरब रुपए किससे लिए जाएंगे? क्या नैब के कानून में कोई प्रोविजन मौजूद है कि जिसने कीमत बढ़ाई, जो लोग मुलव्वस हैं उनसे लिए जाएं ये पैसे, या फिर उन्होंने ये पैसे जो बढ़ाए उसकी वजह मालूम करके ये पता किया जाए कि वो कीमत किस बुनियाद पे बढ़ी। 40 अरब रुपए विद इन 2-3 ईयर्स, 2-3 साल में नहीं बढ़ सकती एक प्रोजेक्ट की कीमत। ये जो कीमत बढ़ी है, अगर ये अवाम को ना बताया गया कि ये किस तरह बढ़ी, तो ये तो अगर नैब केस चला भी ले तो फायदा तो कोई नहीं होगा। देखिए, ये तो अब अल्टीमेटली नैब की प्रोसिक्यूशन ने, उसके बाद अदालत ने फैसला करना है, लेकिन हकीकत ये है कि 425 मेगावाट मंसूबे की लागत में 27 अरब रुपये नेट इजाफा हुआ। 425 मेगावाट का मंसूबा 32 अरब से बढ़ के 58 अरब से पहुंचा और फिर 58 अरब से वो तकरीबन अब 75 अरब के लगभग पहुंच चुका है। ये कौमी खजाने को बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। दुनिया के अंदर 525 मेगावाट का कोई मंसूबा 75 अरब रुपये के ऊपर ना कभी लगा है ना इस वक्त लगे। हम नून लीग की गवर्नमेंट ने दीगर मंसूबे 80 से 90 अरब रुपये की लागत में 1200 मेगावाट के लगाए और उसे एक मामूली 525 मेगावाट की वजह इस कौमी खजाने से अवाम को महंगे टैरिफ के ऊपर, नंदीपुर लेटेस्ट प्लांट है और पाकिस्तान के अंदर लगने वाले दीगर प्लांट्स के मुकाबले में चूंकि इसकी लागत ज्यादा आई तो ये 18वें या 19 नंबर पे आता है, महंगी तरीन बिजली पैदा करता है। तो अल्टीमेटली एहतसाब अदालत ने फैसला करना है कि जिन्होंने कौमी खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया उनसे रिकवरी करनी है या उनको सजा सुनानी है। ठीक है बटी साहब, PC1 से लेके आखिरी मरहले तक आप बता रहे हैं 27 अरब रुपए जो है इसमें इजाफा हुआ। अगर ये कॉस्ट ओवररन यानी इजाफी लागत ही है तो इसका तनासुब ये सैकड़ों में क्यों जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुबैना तौर पे ये करप्शन की ही कहानी दिखाई देती है। अनवर हुसैन सुमरा साहब लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरा साहब, आपसे जानना चाहेंगे विफाक से लेके दीगर सूबों तक अभी तक PTI की गवर्नमेंट ने उस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की नहीं हैं जिस तरह नई हुकूमत आने के बाद होती हैं, वजह क्या है?
जी फैसल साहब, बात यह है कि जब नया पाकिस्तान बन गया तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बन गई, तो उसके बाद अगला जो मरहला था वो ब्यूरोक्रेसी की प्लेसमेंट थी, राइट जॉब पर राइट मैन की प्लेसमेंट थी। अब सूरत हाल ये है कि जो नई गवर्नमेंट पीटीआई की आई है उसने सूबों से बहुत सारे अफसरान को ट्रांसफ़र किया है, दूसरे सूबों में बैनुल सूबाई तबादले किए हैं, जिनमें अब मसाइल आ रहे हैं। मसाइल ये हैं कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत थी उसने सूबे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए 23 सीनियर अफसरान को पंजाब से सूबा बदर करके फेडरल गवर्नमेंट में भिजवाया था। उनका मकसद ये था कि इनकी सियासी वाबस्तगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, इनकी रिप्यूट जो अच्छी नहीं है, और इनमें कुछ लोग जो हैं नैबज़दा हैं और ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब नई गवर्नमेंट जो आई है उन्होंने सूरत हाल ये हुई कि उन्होंने अब ऐसे अफसरान जो हैं जिनको एक टेक्निकल ग्राउंड पर सूबा पंजाब से 17 अफसरान जो हैं ग्रेड 20 और 21 को दीगर सूबों में भिजवाया है। इसी तरह सूबा सिंध से 3 अफसरान को पंजाब में भिजवाया है। इसी तरह KPK से 1-2 अफसरान का तबादला किया है। अब यहाँ पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि आप वो अफसरान पंजाब से निकालते जिनकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी और वो अभी तक पंजाब में मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि जो वो अफसरान जिनकी बैड रेपुटेशन थी, जिन पर नैब केसेस थे, उनको निकाल कर OST करते। आप पंजाब से निकाल कर सिंध में लेके जा रहे हैं, सिंध के इधर भिजवा रहे हैं जिन पर एतराज़ात पंजाब की हुकूमत के भी हैं। सिंध हुकूमत ने तो बाकायदा इसको टेकअप किया है। आप जो नंदीपुर के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, अब देखें बाबर अवान का इस्तीफ़ा तो इमरान खान साहब ने कबूल कर लिया, लेकिन जो असल बंदा था, जो ब्यूरोक्रेट था राय महमूद, जिसने एग्जीक्यूट किया था, जिसने ये गंद किया था, वो अभी भी पंजाब में सूबाई सेक्रेटरी लगा हुआ है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। उसको OST नहीं किया गया, ना तो निगरान हुकूमत ने यहाँ से उसको निकाला, ना ही PTI की हुकूमत ने यहाँ से उसको निकाला। इसके एवज बिल्कुल जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, जो अच्छे ऑफिसर थे, जो काम करने वाले ऑफिसर थे, उनको पंजाब से निकाल कर सिंध में भिजवा दिया गया। अब पंजाब की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, सिंध की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। नॉर्मली ट्रेडिशन ये है कि आप जब ग्रेड 20 या ग्रेड 21 के अफसर को पंजाब या किसी भी सूबे से ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर की आप इनपुट लेते हैं कि हम ये अफसर आपसे ले रहे हैं, ये अफसर आपको दे रहे हैं। पंजाब में पहले ही 30 के करीब सीनियर ऑफिसर ग्रेड 21 के और ग्रेड 20 के सीटें खाली पड़ी हुई हैं। आप 17 अफसरान जो सेक्रेटरी लगे हुए थे, जो कमिश्नर लगे हुए थे, उनको निकाल लिया गया, पुल आउट कर लिया गया, उनको सिंध में भिजवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये 10 साल से ज़्यादा थे, जबकि अफसरान को तबादला, नए पाकिस्तान में अफसरान का तबादला जो है वो सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर होना चाहिए था, बैड रेपुटेशन के बुनियाद पर होना चाहिए था। यहाँ से निगरान हुकूमत ने जो अफसरान 23 निकाले थे, उनमें जहाँ ज़ेब खान साहब को इन्होंने चेयरमैन FBR लगाया है, जब वो पंजाब में महकमा ख़जाना के सेक्रेटरी थे तो पंजाब की पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के जो CEO की तनख्वाहों के या पैकेजेस जो सेटल किए गए, जो शुतरे बेमहार की तरह सेटल किए गए, ये उसके ज़िम्मेदार थे। उसके बाद इनको ACS एनर्जी पंजाब लगाया गया। एनर्जी प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा करप्शन पंजाब में हुई, जिनमें नैब में अभी भी तहकीकात जारी हैं, ये उसके भी ज़िम्मेदार थे। उसके बाद इनको जो है चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लगाया गया। आपको याद होगा कि ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे पर जो महकमा तालीम के, महकमा सेहत के जो फंड्स शिफ्ट किए गए थे, उनके भी ये ज़िम्मेदार हैं, जिसकी वजह से आज पंजाब में महकमा सेहत और महकमा हेल्थ का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब नई हुकूमत को बजाय इसके को मेरिट पर और शफाफियत के साथ अफसरान का तबादला करती, उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब जबकि नई हुकूमत जो है, उन्होंने अरबाब शहजाद साहब जो हैं, शहजाद अरबाब साहब जो हैं साबका ब्यूरोक्रेट, उनको अपना मशीर भी लगाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट पे। उनकी इनपुट के साथ ये तबादले हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया। अब सिंध में एक जो अफसर थे हैदर अली शाह साहब, उनका तबादला जो है पुट इन अबेंस करना पड़ा, इसलिए कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर सिंध के इश्यूज़ पर मेंबर थे, इनपुट देते थे, फोकल पर्सन थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न फेडरल गवर्नमेंट ने इस तरह के काम करेगी तो आप इससे गुड गवर्नेंस और नए पाकिस्तान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी अच्छा सुमरा साहब, सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो विफाक से अफसरान भिजवाए गए हैं उनके साथ वर्किंग रिलेशन कायम करना मुश्किल हो रहा है। मुश्किलात क्या आ रही हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा कि सूबाई हुकूमतों ने अक्सर अफसरान को नवाजा और फिर उनसे फ़ायदे भी लिए। क्या इसी तरह की मुश्किलात सिंध हुकूमत को हैं? देखिए जी, सिंध हुकूमत जो है वहाँ से 3 अफसरान को तबादला करके पंजाब भिजवाया जा रहा है और यहाँ से 10 अफसरान को सिंध भिजवाया जा रहा है। अब सूरत हाल ये जो पंजाब से अफसरान निकाले गए हैं वो पिछले 8-10 साल से पंजाब के में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे। उनका सिंध का कोई तजर्बा नहीं है। वो ग्रेड 18 या 17 में सिंध में उन्होंने सर्व किया। लेकिन जो सिंध हुकूमत है, देखिए
उनके चीफ मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सेहर राजपूत साहब, वो उनसे काफ़ी अरसे से उनके साथ मुंसलिक हैं, वो उनके तमाम मामलात को जानते हैं, वो जो भी वहाँ गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उनको जानते हैं। इस हवाले से दूसरे एक आसिफ हैदर शाह साहब हैं, वो उनके करीब अजीज़ भी हैं। सैयद अली मुमताज़ ज़ैदी साहब हैं जिनको पंजाब भिजवाया गया है, वो भी उनके बहुत करीब हैं। असल सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत भी अब चाहती है कि एक नए पाकिस्तान में वो अपनी जो है डेवलपमेंट का सिलसिला जो है कंटिन्यू करें। अब जिन अफसरान ने उनके साथ सर्व किया है, आपको उनको सूबे के अंदर रोटेट करना चाहिए था। आप दूसरे सूबे में भिजवा रहे हैं, नए सूबे में आएंगे, एक नया इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको 6-7 माह उनको समझने में लगेंगे, तो वो गवर्नेंस के टारगेट जो आपने सेट किए हैं, जो 100 दिन में आपने तब्दीली का नारा लगाया, वो पूरा होना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह पंजाब में अफसरों की किल्लत पैदा हो गई है। 17 अफसरान आपने निकाल दिए, 23 अफसरान निगरान हुकूमत ने निकाले। निगरान हुकूमत ने जो अफसरान निकाले उनमें सियासी वाबस्तगी थी, उनमें बैड रेपुटेशन को क्राइटेरिया बनाया गया, आपने टेक्निकल क्राइटेरिया बनाया। और कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनको अभी 10 साल पंजाब में नहीं हुए, अहम असाइनमेंट पे लगे हुए हैं, अगर वो निकल गए तो वो अहम असाइनमेंट जो है वो अधूरी रह जाएंगी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए, जो शहजाद अरबाब साहब हैं जो खुद भी ब्यूरोक्रेट हैं, पहले होमवर्क कर लेते कि किस अफसर की कहाँ पर प्लेसमेंट ठीक है, और इस तरह डिस्प्लेस करके इनपुट लेना या आउटपुट लेना जो है, मेरा ख्याल ये अक्लमंदी नहीं है। अफसरान की सूटेबिलिटी देखी जाती, उनके फॉरेन क्वालिफिकेशन देखी जाती कि कौन सा अफसर कहाँ पर है। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट को, इमरान खान साहब अपनी पूरी कैंपेन में कहते थे कि FPR का चेयरमैन और SCCP का चेयरमैन हम मेरिट पर लगाएंगे, आपने एक ब्यूरोक्रेट लगा दिया जिसका किसी भी टैक्सेशन में या FBR के जो मामलात है उनको आपने उनको तंजीमें नौ करना है, कोई भी कभी ताल्लुक नहीं रहा। पंजाब में भी वो सिर्फ लिप सर्विस देते रहे हैं, अल्फाज का हेर फेर करके वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो साहब थे उनको मुतमिन करते रहे हैं। अब वफाकी हुकूमत को चाहिए कि अफसरान की प्लेसमेंट जो है वो सूटेबल ऑफिसर को सूटेबल जगह पर प्लेस करें, और इस पर पूरा होमवर्क होना चाहिए। ये नहीं है कि जल्दबाजी में आप पंजाब के सिंध में भिजवा दें, सिंध के पंजाब में भिजवा दें। बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा, आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद। और नई हुकूमत के क़याम के बाद से लेके अब तक जो अफसरान हैं ब्यूरोक्रेट से उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात अभी तक चल रहे हैं। जहांगीर मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। और जहांगीर मिन्हाज साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बहुत वादे थे मंशूर में भी नवाज शरीफ साहब के, उसके बाद जब वो हुकूमत में आए उस वक्त भी बुलंदोबांग दावे थे। कितने लोगों को बाहर भिजवाना था नवाज शरीफ साहब ने, किन ममालिक में भिजवाना था और कितने भिजवाए? देखिए, जब से नवाज शरीफ हुकूमत इक़्तिदार में आई, इन्होंने जिस तरह मुख्तलिफ़ शोबों में बड़े बड़े दावे किए, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इसी तरह इन्होंने जो अफरादी क़ुव्वत है स्किल्ड, उनको तकरीबन 10 मिलियन अफराद इन्होंने कहा जी कि बैरून मुल्क भिजवाए जाएंगे 5 सालों के दौरान। इन्होंने बजट में ये अदाद-ओ-शुमार पेश किए। फिर हमने देखा कि 5 सालों के दरमियान 5 से 6 लाख अफराद जो है वो बैरून मुल्क गए, जिनमें से भी 3 लाख अफराद जो हैं वो रोज़गार न मिलने के बायस वापस आ गए। इसमें 2.5 लाख अफराद जो हैं वो सिर्फ सऊदी अरब से वापस आए हैं। नवाज शरीफ ने इन दौरों जो बैरूनी मुल्क दौरे थे रोज़गार के हवाले से, लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से, वो तकरीबन 46 ममालिक इन्होंने दौरे किए हैं। और इस पर जो सरकारी अखराजात हैं 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन जो है वो सरकारी जो अखराजात थे, सरकारी जो रकम थी वो खर्च की गई। इसके बावजूद ना लोगों को कोई फैसिलिटेशन हुई, ना लोगों को कोई सहूलियात दी जा सकी, ना उस स्किल्ड जो हमारी लेबर थी उनको वहाँ पे एडजस्ट किया गया। नवाज शरीफ ने 8 दौरे जो हैं वो सरकारी सिर्फ सऊदी अरब के किए हैं, और इसमें वो अपने जो ज़ाती मामलात थे, जो बिज़नेस के मामलात थे, जो अपने फैमिली मामलात थे, वो तो उन्होंने बड़े अच्छे रखे। लेकिन जो पाकिस्तानी थे जिनके लिए दावा किया गया था कि इतने लोग रोज़गार के लिए बाहर जाएंगे, उनको वहाँ पे सेटल किया जाएगा, ज़र मुबादला आएगा, वो सारा खाली एक रेत की दीवार साबित हुआ। अगर आप देखें तो इस सरकारी दौरों के दौरान जो है नवाज शरीफ साहब सरकारी एक बड़ी खेप लेके जाते रहे, जिनमें से उनके सफ़ीर भी शामिल थे, उनके मशीर भी शामिल थे, सरकारी वज़रा भी शामिल थे, और इनके जो सारे तमाम तर अखराजात थे वो सरकारी ख़जाने से पूरे किए गए। अच्छा जहांगीर साहब, ये तो आपने लोगों का बताया जिनको रोज़गार मिलना था। एक खबर ये भी थी कि नवाज शरीफ साहब ने जिन ममालिक के दौरे किए वहाँ पाकिस्तान की बरामदात में कमी आई, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें इजाफा हुआ हो। ये क्या वजह है? अगर 1.2 अरब रुपए लग जाते हैं उनके दौरों पे और उसके बावजूद कोई नताइज नहीं मिलते, आखिर फिर दौरों पे होता क्या रहा? उसकी बेसिक वजह ये थी जो कमर्शियल आताशी लगाए गए, ना तो उनकी मुल्कों की उनको एटमॉस्फेयर का पता था कि क्या जॉब क्रिएट हो सकती है, ना उन्होंने जाके वहाँ पे कोई लिजान किया, कोई लोगों से उनका लिंक डेवलप हुआ। तो वो लोग सिर्फ एक उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो अपने लोग थे, मनपसंद अफराद थे, उनको तैनात कर दिया मुख्तलिफ ममालिक में। वो इस हवाले से कोई जॉब ही क्रिएट नहीं कर पाए,
और एक जो उनका जो वादा और दावा था कि हम ये करेंगे बड़े बड़े दावों की तरह, वो बिल्कुल जो है रेत की दीवार साबित हुआ। कोई ना लीबिया से लोग वापस आ गए, सऊदी अरब से वापस आ गए, कोरिया में इन्होंने बड़ा कहा, कतर का कहा, वो लोग वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए। उसके बाद एक और बड़ा जो मसला रहा वो स्टूडेंट वीज़े का था। इन्होंने कहा जी तलबा को बाहर भिजवाया जाए था। तकरीबन 30,000 तलबा जो है वो स्टूडेंट वीज़े की जो है सहूलत न मिलने के बायस बैरूनी मुल्क न जा सके। देखिए साहब, कतर के दौरे के दौरान नवाज शरीफ साहब ने कौम से बताया था कि कतर ने पाकिस्तानी लेबर के जो कतर भिजवाने का मामला था उसके ऊपर पाबंदी थी, वो ख़त्म कर दी है। अब लाखों लोग कतर जा सकेंगे, रोज़गार कमाएंगे और तरसीलात ज़र पाकिस्तान आएगा। किस हद तक इजाफा हुआ कतर की जानिब से ये पाबंदी उठाए जाने के बाद? कतर का भट्टी साहब ने ये भी कहा जी कि फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है और हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बाद में ये अपने वादे से वो बैक कर गए और कतर में जो लोग इन्होंने कहा था कि ज़र मुबादला के वाले से हम हमारे एडजस्ट हो रहे हैं, उनके अपने जब सऊदी अरब के साथ तनाज़ा हुआ तो नवाज़ शरीफ साहब का झुकाव जो था वो सऊदी अरब की तरफ था। तो वो भी कतर में जो पाकिस्तानी थे वो जो गए हुए थे वो भी वहाँ से एडजस्ट ना हो सके और जो ऑयल कंपनियों में और मुख्तलिफ जो लेबर थी वो उन्हें मजबूरन फिर पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। ठीक है जहांगीर साहब, एक और पहलू भी इसका निकलता है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की खारिजा पॉलिसी पे बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे, दौरे करने के बावजूद क्या खारिजा पॉलिसी नहीं थी या मौसर नहीं थी जिस वजह से नवाज शरीफ अपने वादे पूरे नहीं कर सके? नहीं जी, खारिजा पॉलिसी तो नवाज शरीफ की कागज़ों में थी, वो थी ही नहीं, क्योंकि उनके जो अपने ममालिक थे, आप वस्ती एशियाई रास्ते देखें, आप उनका जो सऊदी अरब के दौरा देखें या मिडिल ईस्ट का देखें या कोरिया या कतर का देखें, तो अपने मामलात के लिए अपने बिज़नेस के लिए था उनके जो दौरे थे। और उसमें वो बड़े बड़े दावे करते रहे कि पाकिस्तान के लिए ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जहांगीर मिन्हाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे से सांबा स्टूडियोज़ में मौजूद थे। और ये कुछ कहानी है, अभी बहुत से सिलसिले ऐसे हैं नवाज शरीफ साहब के दौर के जो हम इसी प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, कुछ और कहानी आपके साथ शेयर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला है इमरान खान साहब की जानिब से। एक तो जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनकी नीलामी की जा रही है, दूसरी जानिब होती साहब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की इजाज़त के बगैर कुछ महकमों ने गाड़ियां ख़रीद ली हैं। ये कैसे, किस कानून के तहत? ये असल बात ये है कि एक कमेटी बनी हुई है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में, जिसमें सारे महकमों की रिप्रेजेंटेशन होती है। वहाँ पे एक फ़ैसला होता है कि किस महकमे को इस्तेमाल के लिए कौन कौन सी गाड़ियाँ देनी हैं, उनकी मोनेटाइजेशन क्या होगी, यानी पैसे कितने दिए जाएंगे उसको मेंटेनेंस और ख़र्चे के लिए अफसरों को। और उसमें एक पाबंदी भी लगी हुई है, वो पाबंदी ये है कि ये ऑपरेशनल काम के लिए होगी, यानी ये प्राइवेट इस्तेमाल के लिए ये गाड़ी नहीं होगी। अब तीनों खिलाफ वर्जियाँ हो गई। एक कि जो मोनेटाइजेशन थी उसकी हद जो है उस पर सवालात उठ रहे हैं और कोई आगे बढ़ के उसका जवाब नहीं दे रहा, इतने ज़्यादा पैसे आप क्यों दे रहे हैं एक गाड़ी पर। दूसरा कि वो तो प्राइवेट इस्तेमाल में जा रही हैं गाड़ियाँ, वो क्यों आप दे रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा एतराज़ अभी सामने आया वो ये कि 3 साल से तो उसकी मीटिंग ही नहीं हुई, तो ये 3 साल में इन्होंने गाड़ियाँ किस तरह ले ली। इन महकमों ने जो कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी कमेटी में, उसमें 3 साल से जो फैसले नहीं हुए उसके बावजूद गाड़ियाँ उन्होंने ले ली। राइट। अच्छा, अब वो चूंकि नंबर जो है वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया उस कमेटी को कि हमने इतनी गाड़ियां ले ली हैं, वो उस पर चेक ही नहीं रख सकते। तो एक जुमा बाजार खुल गया पाकिस्तान में करप्शन का। इस वक्त इमरान खान साहब का जो पॉलिसी का बड़ा हिस्सा है वो ये है कि अखराजात कम करने हैं। कौन से लेवल पे? डेली जो एक्सपेंडिचर है उस लेवल पे। डेली एक्सपेंडिचर में गाड़ियां आती हैं, जब गाड़ियां आती हैं तो उन्होंने जो मौजूद गाड़ियां उनको तो ऑक्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये खरीदी जा रही हैं। यानी देखें ये तजाद देखें अमल में। अब इमरान खान साहब को कोई बता नहीं रहा कि वो कमेटी मौजूद है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई गाड़ियां खरीदी गई हैं, और प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि जो मौजूद गाड़ियां हैं उनको बेचेंगे और अच्छी कीमत पे बेचेंगे। तो उन गाड़ियों को रोका क्यों नहीं? अब जिन अफसरान ने इसकी इजाज़त दी है महकमों में कि भाई आप गाड़ियाँ खरीद लें, जब वो अफसरान को बुलाया जाए, उस कमेटी को बुलाया जाए, उस अफसरान को बुलाया जाए और इसकी सदारत कोई और ना करे। मैं ये डिमांड करता हूं कि खुद इमरान खान करें कि आपने ये पॉलिसी बनाई है कि हम मौजूद गाड़ियां जो हैं करोड़ों की वो बेच रहे हैं और ज्यादा कीमत पे बेचेंगे ताकि कौमी खजाने को फायदा और नुकसान ना हो।
तो एक दूसरी तरफ ये जो ब्लीडिंग हो रही है, इस ब्लीडिंग का जिम्मेदार कौन है? Exactly. एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, ये कैबिनेट डिवीजन है, कैबिनेट डिवीजन है, ये महकमों के सरबराह हैं, कौन है? इन सब की एक लाइन लगाकर अगर हो सके तो मेहरबानी करके इनको नैब को केस एग्जैक्टली होती साहब, हमने गाड़ियों की बात की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा इकदाम किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां जो इजाफी थी फरोख्त करने का फैसला किया, लेकिन असल जो तवज्जो जिस जानिब मबजूल करने की जरूरत है, 10,000 गाड़ियां हैं जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी के नाम के ऊपर ग्रेड 20, 21, 22 के अफसरान को दी गई, उसमें से 7,000 गाड़ियों का फिर भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, महाना करोड़ों रुपए भी वो हासिल कर रहे हैं। इस गलत जो गाड़ी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेटर इन स्पिरिट अमल करना चाहिए, उसके बावजूद जो गाड़ियों को गलत इस्तेमाल हो रहा है, इजाफी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, उनका भी ऑक्शन होना चाहिए, और पिछले जो लोग इंटाइटल नहीं थे, खिलाफ कानून उनको मोनेटाइजेशन के तहत गाड़ियां मिली, वो गाड़ियां वापस लेनी चाहिए। ठीक, भट्टी साहब आपकी स्टोरी की जानी बातें, इंतहाई अहम मामला, बहुत ज़्यादा जिस पे सियासत होती रही, हर जमात ने की। बिलाखिर अब खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने जा रही है। इसके निकात क्या होंगे, इसके मंदरजात क्या होंगे और कितने अरसे का ये प्लान है? फैसल गुज़श्ता 10 सालों के दौरान हुकूमतों की, दोनों मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की जो पॉलिसी रही, दीगर शोबों की तरह हमारे किसान भी बुरी तरह से मुतासर हुए। इस हकीकत के बावजूद कि ज़राअत हमारी मौशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, हमारी GDP ग्रोथ के अंदर इसी का सारा किरदार है, लेकिन हम GDP ग्रोथ तो होती सब बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो किसान जिसने इसके अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करना है, उसको हमने फाका कशी से दो चार कर दिया है कि वो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो इस सारी प्रोसेस से अलग होता जाए। बहुत मुश्किलात से दो चार थी, और मुल्क भर के किसानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की, और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे में भी शामिल था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। अब उस सिलसिले के अंदर काम शुरू कर दिया गया है, आने वाले दिनों के अंदर ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने की तैयारी कर ली गई है मुल्क भर के अंदर, जिसके नतीजे के अंदर एक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब की सरबराही में एक टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई है, जिससे अपना काम शुरू कर दिया है। किसानों के नुमाइंदों से बातचीत का सिलसिला जारी है। मकसद क्या है कि हमने अपनी ज़रिए पैदावार में इजाफा करना है, किसानों के हालात को बेहतर करना है। अच्छा, गुज़श्ता सालों के दौरान जो हमें बहुत से हवालों से ज़राअत के अंदर चैलेंजेस का सामना रहा, उसके अंदर काटन की पैदावार हमारी बुरी तरह से मुतासिर हुई। 2015-16 की जो रिपोर्टेड फिगर थी, उसमें काटन की पैदावार 12 मिलियन बेल से कम होकर 9.9 मिलियन पर आ गई। उसके बाद मुसलसल कम हो रही है। जो काटन का जो ग्रोइंग एरिया था, उसके रकबे के अंदर भी जो जहाँ पर काटन उगाई जाती थी, वो 20% कम हो गई। उसके साथ अब टारगेट ये है कि 2025 तक हमने काटन की पैदावार को बढ़ाकर 25 मिलियन बेल सालाना तक लेके जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने फरसुदा टेक्नोलॉजी से छुटकारा हासिल करना है, पुराने बीजों से छुटकारा हासिल करना है, वारिस का हमला और नाकिस जिनिंग क्वालिटी वाली जो कॉटन है उससे छुटकारा हासिल करके किसानों को हमने एम्पावर कर रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान की किसान इत्तेहाद की जानिब से भी जहांगीर तरीन साहब को एक तजवीज़ दी गई कि आप इनको भी अपनी सारे हिस्से का मंशूर का हिस्सा बनाएं, ताकि किसानों को शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, बजाय इसके कि आप एक्सपेरिमेंटल फेज में जाएं, दोबारा पॉलिसी को रिव्यू करें, एक मौसर पॉलिसी दें जिसके जरिए से न सिर्फ किसानों के हालात बदल सकें, बल्कि ज़रिए अजनास की पैदावार में इजाफा हो सके। और इंपॉर्टेंट ये है, जो ग्राउंड के ऊपर किसानों को जिन मुश्किलात का सामना है, स्पोर्ट प्राइस को आपको मुकर्रर करनी चाहिए बांग्लादेश इंडिया की तरह। दूसरी जानिब सस्ती बिजली की फराहमी किसानों को फराहमी लाजमी बनाना नागुज़ीर है। ओवर बिलिंग। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं। खालिद खोखर साहब, बहुत से एहतजाज, बहुत से स्ट्राइक्स आप लोगों की जानिब से रही, बिलाखिर PTI का जो इस वक्त लाहे अमल सामने आ रहा है, उसको देख के कुछ इत्मीनान हुआ आप लोगों को? जी देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ये एग्रीकल्चर एमरजेंसी भी नाफिज करेंगे, जो हमारा पहला मुतालबा पिछले 5 साल से मुतालबा कर रहे हैं, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे, रिसर्च को बेहतर करेंगे और मार्केटिंग सिस्टम को बेहतर करेंगे। अभी आप कॉटन की बात कर रहे थे, 92 में हमारी कॉटन की पैदावार 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 लाख बेल थी। अब इंडिया 4 करोड़ पे चला गया। यहाँ पे रिसर्च ना होने की वजह से, स्पोर्ट प्राइस ना होने की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से काश्तकार दिन ब दिन पीछे जा रहा है और हमारी प्रोडक्शन पीछे जा रही है। अब ये देखें कि 45% हमारी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पे है। अगर उस पर तवज्जो ना हुई, उसको अहमियत ना दी गई, एग्रीकल्चर नाफिज ना की गई इस मुल्क में, इसकी मुल्क की मैशत दिन ब दिन बैठ जाएगी। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, पाकिस्तान में ये वाहिद बिजनेस है जो 4 से 5 माह में रिजल्ट देता है, और कोई बिजनेस नहीं। जिस तरह आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने मैशत को उठाना है फौरी, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज़राअत पे तवज्जो दें,
हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें इंडियन काश्तकार के साथ, चाइनीज काश्तकार के साथ, ब्राजील के काश्तकार के साथ, तभी जाके ये मुमकिन होगा। रिसर्च को बेहतर करें। खालिद साहब एक बात बताएं, भट्टी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है अपनी स्टोरी में कि लाइफ स्टॉक के शोबे को तरक्की दी जाएगी। आप बतौर एक्सपर्ट हमें यह बताएं कि अगर लाइफ स्टॉक को पाकिस्तान में तरक्की दी गई बेहतर, तो क्या उसके साथ ज़राअत भी फौरन तरक्की नहीं करेगी? क्या दूध से बनी हुई चीजों की इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी? क्या एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी? देखिए जी, लाइफ स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जी, एग्रीकल्चर में बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पे खुश्क दूध और वहे पाउडर बाहर से बहुत कम ड्यूटी पे आ रहे हैं। इंडिया वाले मंगवाते हैं 80% ड्यूटी पे करते हैं, टर्की वाले मंगवाते हैं 180% ड्यूटी पे करते हैं। यहाँ पे खालिस दूध की अहमियत खत्म। अब आप लाहौर शहर को देख ले कि यहाँ पे आपको 1 लीटर खालिस दूध नहीं मिलेगा। वजह क्या है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और रेट कम है। हमारे खालिस दूध से सनतकार का पानी महंगा है जी। जब काश्तकार को उसकी मेहनत का सिला ना मिले, उसको क्या जरूरत है दूध पैदा करे, वो फसलें पैदा करे। ठीक। और मैं आपकी एक बात मैं आपको अर्ज करता चलूं, अगर इस मुल्क में खालिस दूध और पाक और साफ सब्जियां दी जाए तो आधे आपके अस्पताल खाली हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब, चेयरमैन किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, शॉर्टली आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेवल प्लेइंग फील्ड, आप नहीं समझते कि इसकी बुनियाद एनर्जी से ही शुरू होती है अगर ये सस्ती तवानाई मुहैया कर दी जाए? एग्जैक्टली, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था किसानों से ओवर बिलिंग का कसूर के अंदर, उसका खात्मा होना चाहिए। उसके साथ जो मुख्तलिफ इम्पोर्टर्स जो हमारे किसानों को डेलिबरेटली कोई गलत पॉलिसी बनवाकर उनको डिप्रेशन में लेके जाते हैं, उनको नुकसान से दो चार करते हैं, उन अशिया की इंपोर्ट के ऊपर हमें सख्त ड्यूटी आयद करनी चाहिए ताकि हमारे किसानों की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी साहब, इकराम होती साहब, आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।